वो कहता है कि अगर कंपनी ने किसी भी मेंबर से कोई भी पैसा लेना है एज पर एमओए या एज पर एओए, तो मान के चला जाएगा उस मेंबर ने कंपनी का उधार देना है, और कंपनी उस पैसे को वैसे ही रिकवर कर सकती है जैसे कंपनी किसी भी क्रेडिटर से किसी भी डेटर से पैसा उधार रिकवर कर सकती है। आई बात समझ में? चलो जी, JIGL का लेसन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये सबसे बेसिक लॉ है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ इन इंडिया, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, लेसन नंबर 16 है आपका न्यू सिलेबस का। आ जाइए, देखिए, बाबा आदम के ज़माने का कानून है 1872 का। अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री का ज्ञान है तो 1872 में कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट भी हुआ था। क्या हुआ था याद है? इवन मूवी भी बनी थी, कोई रिवोल्ट हुआ था 1872 से, मतलब 1870 से ही माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक्चुअल में इंडिया में रिवोल्ट होना शुरू हुआ था। ये वो टाइम है जब झांसी की रानी और इन सब ने मिलकर रिवोल्ट किया था, लेकिन इसके ऊपर मूवी बनाई गई मंगल पांडे। किसने रिवोल्ट चालू किया था? मंगल पांडे ने। किस चीज़ पर रिवोल्ट चालू किया था? कि उस वक्त जो कारतूस लाए गए थे, कार्ट्रिज लाई गई थी जो बंदूक में डालकर गोली चलाने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि सुअर की और गाय की चर्बी चढ़ी हुई है, और उसे बंदूक में डालने के लिए पहले मुंह से छीलना पड़ता था। तो सुअर की और गाय की चर्बी मुंह से छीलना तो वो धर्म के खिलाफ था, तो उस चीज़ को लेकर रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 1872 याद रहेगा, बाबा आदम के ज़माने का लो, सीधी सी बात। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ध्यान से देखिए कब एप्लीकेबल हुआ। कहता है जी सितंबर 1872 में। और कहाँ पर एप्लीकेबल है? कहता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब क्योंकि आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है, तो अब कहाँ पर एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, अब पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्ट्रक्चर क्या था हमारा जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में? तो 4 पार्ट्स में टोटल एक्ट डिवाइडेड था। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर सेकंड पार्ट था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, थर्ड था स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और फोर्थ था कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। जो सबसे पहला पार्ट था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमें सिंपल बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए आपको दिमाग में रखने हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मतलब कोर्ट में लीगल कंसीडर किए जाए, वैलिड कंसीडर किए जाए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, कैसे कैसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म कर सकते हो, कैसे अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हमारे पार्ट 1 में बता रखी है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन आपको याद रखने हैं, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 75। ठीक है, ये पार्ट आज भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट है।
अब जी सेकंड पार्ट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड था, सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123। देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया उस वक्त एक्चुअल में इकोनॉमी डेवलप ही नहीं थी। अगर हम खरीद बेच की बात करें, गुड्स की बात करें, तो मुट्ठी भर गुड्स थे जिनकी सेल परचेज की जाती थी, राइट। और उस वक्त तब भी बहुत जगह बार्टर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है जी। तो उस वक्त इकोनॉमी बड़ी सिंपल थी, सेल परचेज ऑफ गुड्स के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं थे, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोमिसेस नहीं थे, राइट। तो उस वक्त तो काम चल गया हमारा, जो भी प्रोविजंस थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती गई और गुड्स आते गए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स मार्केट में आते गए, सेल परचेज के प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स होते गए, बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता गया, तो हमें महसूस होने लगा कि भैया जो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स, वो प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है। तो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड हमें बिल्कुल सेपरेट लॉ चाहिए, एक अलग एक्ट चाहिए। तो जी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इस पार्ट को रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया, और हम एक नया एक्ट लेके आए, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ध्यान दीजिए, गुड्स है, पीछे एस है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। फिर जी तीसरा पार्ट हमारा क्या है, कहता है कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से, कहता है जैसे कि एजेंसी, जैसे कि इंडेमनिटी, जैसे कि प्लेज एंड बेलमेंट। तो कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, हो सकता है अभी आपको इनके बारे में समझ ना आए कि ये वर्ड्स क्या है या कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, आगे जाके समझ में आएगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। तो पार्ट 1 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, पार्ट 3 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक। लेकिन जो आखिरी पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस किया, सेम थ्योरी पार्टनरशिप के केस में एप्लीकेबल है कि भैया बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे थे वो उस वक्त फील होने लगा कि सफिशिएंट नहीं है पार्टनरशिप जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डील करने के लिए। तो लगा कि हमें बिल्कुल एक नया सेपरेट पार्टनरशिप एक्ट चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लाया गया, एक नया एक्ट लाया गया, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ दो ही हमारे पार्ट्स जो है वो एप्लीकेबल है, वो इफ़ेक्टिव है, बाकी दो पार्ट्स हमारे इनफेक्टिव हो चुके हैं, जिसकी जगह हमारे पास दो न्यू लॉज आ चुके हैं, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और दूसरा पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या ये याद रहेंगे, पक्का? चलिए जी, अब जी सीधी सी बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में समझना है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो 3 टर्म्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली प्रोमिस, दूसरा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, और तीसरा एग्रीमेंट क्या होता है। कौन सी 3 टर्म्स को समझना ज़रूरी है, प्रोमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब जी सबसे पहले प्रोमिस की बात करते हैं। कौन डिफाइन करना चाहेगा प्रोमिस को, एक्चुअल में प्रोमिस होता क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे प्रोमिस को? जब हम किसी से कोई वादा करते हैं, दैट इज प्रोमिस। चाहे बदले में सामने वाला हमसे कोई वादा करे या ना करे, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए, चाहे बदले में सामने वाला हमसे कुछ देने का, लेने का, कुछ हमारे लिए करने का कोई वादा करे या ना करे, हम सामने वाले को प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर मान के चलिए मेरी मदर को हर रोज़ सुबह मंदिर जाना है और मैं अपनी मदर से प्रॉमिस करता हूँ
कि आपको मैं छोड़ कर आऊँगा, ठीक है, तो वो मेरी तरफ से प्रॉमिस है, मेरी तरफ से। अभी क्या हुआ है ये ऑफर, क्या हुआ है अभी ये ऑफर, ध्यान दीजिए, अभी दिस इज ऑफर। ठीक है, अब मेरी मम्मी क्या कहती है मेरे से कि रहने दे, सुबह उठा तो जाता नहीं देर से, छोड़ के आएगा तो मुझे। क्या उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया? एक्चुअल में उन्होंने मेरा ऑफर सुना लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि तेरे से सुबह उठा तो जाता नहीं, तू सुबह मंदिर कहाँ छोड़ के आएगा, तेरे चक्कर में तो हर रोज मेरा मंदिर रह जाएगा। तो क्या हमारे बीच में कोई प्रॉमिस हुआ? मैंने एक ऑफर दी जहां पर मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि सामने वाला बदले में मुझे कुछ दे, मेरे लिए कुछ करे, लेकिन क्योंकि सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो प्रॉमिस मेरा सिर्फ ऑफर तो रह गया, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता तो प्रॉमिस के साथ साथ वो क्या बन जाता, ऑफर के साथ साथ क्या हो जाता, एक्सेप्टेंस। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तब जाकर मेरा क्या बनता, आप खुद देख लीजिए, बिना एक्सेप्टेंस के क्या प्रोमिस था, द आंसर इज नो, राइट। दिक्कत ये है कि प्रोमिस आर द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। हम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर से, सोसाइटी मेम्बर से, हर किसी से किसी न किसी फॉर्म में प्रोमिस करते हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी सोसाइटी ही प्रोमिस के ऊपर बेस्ड है। आप यहाँ कोचिंग ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आप मुझसे कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी ही किस चीज़ पर बेस्ड है, प्रॉमिस पर। अब प्रॉमिस भी अलग अलग तरह के होते हैं। कहता है जी कुछ फ्रेंडली प्रॉमिस होते हैं जहाँ हमारी इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करे, बस हमने सामने वाले को प्रॉमिस कर दिया। ऐसा थोड़ी ना मैंने मम्मी से कुछ डिमांड किया था कि मैं आपको मंदिर इसलिए छोड़ के आऊँ क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए। मुझे लगा कि भाई सुबह सुबह इनको जाने में तकलीफ होगी, अकेले जाने में, तो मैं डिमांड कर दिया, मैंने ऑफर दे दी कि मैं आपको छोड़ के आऊँगा, डिमांड तो कुछ नहीं किया। तो प्रोमिस हमारे कुछ फैमिली प्रोमिस भी हो सकते हैं जिसको मैं डोमेस्टिक बोलूँगा, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोमिस के अंदर हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, राइट। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई कंसिडरेशन नहीं होती। हम प्रोमिस जो करते हैं वो विदाउट वांट ऑफ कंसिडरेशन करते हैं, सामने वाले से हमें कुछ चाहिए नहीं होता, राइट। लेकिन कुछ प्रोमिस हमारे कमर्शियल होते हैं, और कमर्शियल प्रोमिस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म करे। अगर सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तभी हम सामने वाले को कोर्ट में लेके जाएंगे, राइट। हम सामने वाले के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। क्या ये इंटेंशन हमारी फैमिली या डोमेस्टिक प्रोमिस में भी होती है? कमर्शियल प्रोमिस के अंदर हमारी इंटेंशन होती है, ध्यान दीजिए, इंटेंशन किस चीज़ की, कहता है टू क्रिएट फॉर क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। इंटेंशन होती है कि हम सामने वाले के साथ लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करें, राइट। अगर सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। अगर हमने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो सामने वाला हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन क्या डोमेस्टिक या फैमिली प्रोमिस के अंदर, या मैं कहूँ सोशल प्रोमिस के अंदर, क्या हमारी ऐसी कोई इंटेंशन होती है?
अगर मान के चलो आपने मंदिर में खड़े होके दान के लिए अनाउंस कर दिया, मैं 1 लाख रुपए का दान दूंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। वहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कोई कह रहा था मैं 10,000 रुपये का दान दूंगा, कोई कह रहा था मैं 20,000 रुपये का दान दूंगा। आपने सोचा हो मैं तो रह गई, सारे दान के बारे में बोल रहे हैं और सबका नाम बोला जा रहा है स्टेज पर, सबको फेम मिल रही है, तो क्यों ना मैं भी कोई ना कोई अमाउंट बोलूं। आपने कहा मैं भी 1 लाख रुपए दूंगी। अब आपने ये बात बोल दी, क्या यहाँ आपकी इंटेंशन ऐसी थी? बात सारी इंटेंशन की है कि क्या ऐसी इंटेंशन थी उस वक्त कि अगर आप 1 लाख रुपए नहीं दे पाए तो मंदिर आपके खिलाफ केस फाइल करके वो पैसे रिकवर कर सकता है? कोई लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन थी? आपने लेट से अपने फ्रेंड से कहा कि आज रात को मैं तुझे मूवी दिखाऊंगी, आपकी कोई ऐसी इंटेंशन थी कि अगर आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका फ्रेंड आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले? आंसर इज राइट। तो जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल प्रोमिसेस होते हैं, सोशल या फैमिली प्रोमिसेस होते हैं या डोमेस्टिक प्रोमिसेस होते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर हमारी इंटेंशन नहीं होती, इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस। लेकिन जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, वहाँ पर हमारी इंटेंशन होती है लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने, राइट। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर बड़ा क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर रखा है। कहता है जी जनरल प्रोमिस हो सकते हैं, सोशल प्रोमिस हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोमिस हो सकते हैं या कमर्शियल प्रोमिस। जनरल प्रोमिस का मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। जनरली हम प्रोमिस कर देते हैं, आई प्रोमिस आई विल ऑलवेज हेल्प यू। अब ये जनरल प्रोमिस है, अगेन क्या आपकी कोई इंटेंशन है कि सामने वाला आपके लिए कुछ करे? आपने जनरल प्रोमिस कर दिया, क्या ये इंटेंशन है कि अगर आप सामने वाले की हेल्प नहीं कर पाए टाइमली, या फिर जब उसे ज़रूरत थी तब आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो वो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर नो कंसिडरेशन एंड नो लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस, कुछ भी हमारी इंटेंशन नहीं है। सेम सोशल प्रोमिस के केस में, अगर हम सोशल प्रोमिस करते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ कोई प्रोमिस किया, अच्छा आपने फ्रेंड्स को कहा कि चलो आज मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ, उस वक्त आपकी कोई इंटेंशन थोड़ी ना है कि बदले में वो भी मुझे पार्टी देंगे। बाद में आप उनसे लड़ने थोड़ी ना लग जाओगे कि मैंने तो तुझे पार्टी दी और तूने मुझे पार्टी नहीं दी, राइट। या फिर आपकी ये भी इंटेंशन नहीं है कि अगर आप टाइम पे पार्टी नहीं दे पाए तो वो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, कहता है सेम, नो कंसिडरेशन, नो लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक प्रोमिस की बात करें, तो डोमेस्टिक प्रोमिस का मतलब जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रोमिस करते हैं, जैसे कि प्रोमिस बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, प्रोमिस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा यहाँ पर हो सकता है हमारी इंटेंशन हो कि सामने वाला भी हमारे लिए कुछ करे, पर क्या हमारी ये इंटेंशन होती है कि सामने वाले और हमारे बीच में कोई लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, बड़े ध्यान से सुनिए। संजना है, संजना का एक बड़ा भाई है, उसको बाइक मिली है। संजना को बड़ा गुस्सा आया, पापा के पास जाती है और बड़े प्यार से कहती है वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, मुझे भी स्कूटी चाहिए। अब पापा ने बेवकूफ़ बनाना था, लाला जी ने अपनी लड़की को बेवकूफ़ बनाना था, तो पापा ने कहा कि बेटा अगर 90% मार्क्स आए तो मैं आपको स्कूटी दिलवा दूँगा। भैया संजना ने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए, सारे बॉयफ्रेंड्स को साइड में बिठा दिया, पढ़ाई करनी है जी, कि इसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई गप्पे नहीं मारनी, दिन रात पढ़ाई में लग गई। एट द एंड जो कंडीशन थी फादर की वो पूरी कर दी, जितने नंबर कहे थे उतने नंबर आ गए, बड़ी खुश, भागती पापा के पास
कि देखो जी मेरे 90% मार्क्स आ गए। अब पापा ने क्या कहा, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। ठीक है। अब संजना मुंह की तरफ देख रही है पापा के, ये क्या बात हुई। तो क्या संजना की इंटेंशन है, कोई बात नहीं, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट जाऊंगी। क्या आप कोर्ट जाओगे अपने फादर के अगेंस्ट? क्या आप कोर्ट में जाके कहोगे कि चलो मान लिया ये मेरे पापा हैं, पर कम से कम दो फटके तो बनते हैं, दो फटके तो कम से कम इनको लगने चाहिए, इन्होंने पिछले 6 महीने से मेरी ज़िंदगी झंड कर दी थी, पढ़ा पढ़ा के, और आज जब स्कूटी देने की बारी आई तो पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो सकता है कंसिडरेशन हो, पर क्या यहाँ पर हमारे पास लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन है? द आंसर इज नो। मैं अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता हूँ कि आज तुझे ये सब्जी बनानी है, अच्छी सी बनानी है। अगर तूने अच्छी सब्जी बनाई तो मूवी देखने जाएंगे। मेम साहब ने बढ़िया सी सब्जी बना के लंच में पैक किया, लंच मेरा, मेरे हाथ में लंच दे दिया, मैं ऑफिस लंच खोल के देखा, खाया, मज़ा आ गया। अब मेम साहब को शाम को मूवी दिखाने लेके जाना है, वो उसको पता चल गया, वो बेचारा कुंवारा, ब्याह नहीं हो रहा उसका, चुटके मारी, उसने कहा बैठ जा ये परी, आज ओवर टाइम करना है, जाने ही नहीं दिया। अब जी मैंने इसको फ़ोन मारा, भाई मेरा तो आज आना मुश्किल है, इसने कहा प्रॉमिस किया था, अगर नहीं आए तो फिर घर आने की ज़रूरत नहीं है, कल सीधा कोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा। क्या ऐसे कोई इंटेंशन थी हमारी उस वक्त? दान से मेरी बात समझना। लेकिन जब कमर्शियल प्रोमिस की बात करते हैं, वहाँ पर दोनों तरह की इंटेंशन होती है हमारी। पहली कि सामने वाले को हम कंसिडरेशन देते हैं, सामने वाला हमें कंसिडरेशन देता है, और दोनों के बीच में लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होती है। मेरी बात समझिए। अगर मान के चलिए मैं लेट से ए किसी दुकानदार से एक एसी परचेज करने गया है, तो मैं दुकानदार को क्या दूंगा? कैश, कोई ना कोई कंसिडरेशन दूंगा। और दुकानदार मुझे क्या देगा? एसी। ये भी कोई ना कोई कंसिडरेशन है। तो मतलब एक दूसरे को हम क्या दे रहे हैं? कंसिडरेशन, राइट। ये ऐसा प्रॉमिस है वेयर द प्रॉमिस ऑफ वन पार्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द अदर पार्टी। बड़ी सिंपल सी बात। प्रॉमिस ऑफ वन पार्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द अदर पार्टी, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन जहाँ दोनों पार्टीज की इंटेंशन है कि भैया सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म करे, अगर सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे या लीगल एक्शन ले पाए। और एक्चुअल में इन कमर्शियल प्रोमिसेस के ऊपर ही पूरा बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है, और बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है। सिंपल सी बात है, राइट। तो जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन कमर्शियल प्रोमिसेस को प्रोटेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें यह बताता है कि जब आप किसी तरह की कमर्शियल प्रोमिसेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोमिसेस कर रहे हैं जहां आपकी इंटेंशन है कि वो प्रोमिसेस लीगली एनफोर्सेबल हो, तो प्रोमिसेस करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है? आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि सिर्फ प्रोमिस से काम नहीं चलेगा, उस प्रोमिस को आप एग्रीमेंट के लेवल पर लेके जाइए। किसके लेवल पर? और एग्रीमेंट तभी होता है जब कंसिडरेशन होती है। मैं तुझे ये देने के लिए एग्री कर रहा हूँ, बदले में तू मुझे ये देने के लिए एग्री कर रहा है, सौदा होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दारू में डालने वाला सोडा नहीं, सौदा। ठीक है।
तो एग्रीमेंट का मतलब उसकी स्पेलिंग में यही होती है ना, SODA। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ सौदा, और सौदा कब होता है? जब दोनों तरफ से लेन देन हो, दोनों तरफ से क्या हो? कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन दोनों तरफ से नहीं है, सिर्फ एक तरफ से है, मैं आपको कंसीडरेशन दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, तो ये क्या है? ग्रेचुटी, ग्रेटिट्यूस एफर्ट्स, ग्रेटिट्यूस एग्रीमेंट्स, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का मतलब आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लॉयल्टी आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, तो सौदा तो नहीं हुआ ना ये, राइट? तो ये ग्रेचुटियस वर्ड याद रहेगा, और यहीं से ग्रेचुटी आई थी। अच्छा, जब हम लोग रिटायर होते हैं, ग्रेचुटी मिलती है हमें, ग्रेचुटी के बदले हम अपने एम्प्लॉयर को कुछ देते हैं, क्या देते हैं? जो एम्प्लॉयर ग्रेचुटी दे रहा है उसका कंट्रीब्यूशन तो जा रहा है ग्रेचुटी का, और ग्रेचुटी के अंदर कोई डिडक्ट नहीं होता, प्रोविडेंट फंड में डिडक्ट होता है। ग्रेचुटी 100% एम्प्लॉयर की तरफ से हमें मिलती है, ठीक है? तो क्या बदले में हम उसे कुछ दे रहे हैं? जब वो रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी दे रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम उसकी सेवा तो करने नहीं वाले आफ्टर रिटायरमेंट। तो वो क्यों दे रहा है हमें ग्रेचुटी? हमारी लॉयल्टी की वजह से। क्यों दे रहा है? हमारी लॉयल्टी की वजह से। बदले में तो हम उसे कुछ नहीं दे रहे ना, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? तो जब तक सौदा नहीं तब तक एग्रीमेंट नहीं, जब तक एग्रीमेंट नहीं तब तक लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं, और जब तक लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो उसको हम लॉ में लीगली एनफोर्स कर ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसे प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रही। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपका सौदा, आपका एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो। एग्रीमेंट बनाते हुए आपको क्या क्या दिमाग में रखना है? अगर सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता तो आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स हैं, आपकी खुद की क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस है, आपको अपना पार्ट कैसे परफॉर्म करना है किसी भी एग्रीमेंट में, सामने वाले को अपना पार्ट कैसे परफॉर्म करना है किसी भी एग्रीमेंट में, और कुछ स्पेशल टाइप के एग्रीमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। पार्ट 1 के अंदर जनरल एग्रीमेंट्स के ऊपर जनरल प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, जनरल फाउंडेशन दी जा रही है, और पार्ट 2 के अंदर स्पेशल एग्रीमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। और एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो वो भी एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टनर्स, अगर आप सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हो वो भी एग्रीमेंट है बिटवीन टू पर्सन्स, अगर आप कोचिंग की भी बात कर रहे हो वो भी एग्रीमेंट है बिटवीन टू पर्सन्स। तो जो पार्ट 1 है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ऑन एवरी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, सिर्फ उन एग्रीमेंट्स के ऊपर नहीं जो हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ऑन एवरी काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स। क्या ये बात क्लियर है? आ जाइए जी, ध्यान से देखिए। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट what a man had has been led to input, जो भी इंसान ने कहा है, what a man has led to input, जो भी इंसान ने कहा है, shall come to pass, वो पूरा हो। जो बातों की तीर चलाई जा रही है, जो बातों का इनपुट दिया जा रहा है, वो एक्चुअल में आउटपुट हो, उस प्रोसेस से पास होकर वो आउटपुट बने। कहने का मतलब जो इंसान कह रहा है वो अपनी बात पूरी करे, राइट? दैट व्हाट हैज बीन प्रोमिस्ड टू हिम शैल बी परफॉर्म। ठीक है, किसने डेफिनेशन दी है? आ जाइए जी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेशन कहाँ दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट की? सेक्शन 2H के अंदर। डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2H के अंदर। अब जी सेक्शन 2H ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी। सेक्शन 2H ने कहा एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल इतनी सी डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सब मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा सब कुछ। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ।
तो यहाँ दो चीज हो गई, क्या कि एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के आगे मैंने क्या लिखा था, सौदा। एग्रीमेंट के आगे मैंने क्या लिखा था, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, और ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब उस एग्रीमेंट की लीगल एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, जनरल एग्रीमेंट्स है, या फिर सोशल एग्रीमेंट्स है, वहाँ हमारी इंटेंशन नहीं होती लीगल एनफोर्सेबिलिटी की। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट्स में तो डीम्ड इंटेंशन कंसीडर की जाती है लीगल एनफोर्सेबिलिटी की। लीगल एनफोर्सेबिलिटी के भी दो पहलू है। कहता है सिर्फ आपके सोचने से लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो जाएगी, आप लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना चाहते हो, सिर्फ इस वजह से लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया कि भैया अगर संजना चाहती भी कि देख लो पढ़ाई तो मैं कर लूँगी, नंबर भी ले आऊँगी, अगर स्कूटी नहीं दिलवाया तो जेल करवा दूँगी, अगर चाहती भी तो भी लोग की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली चीज़ तो इंटेंशन होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ लोग की नज़रों में भी वो एनफोर्सेबल होना चाहिए। अगर मेरी वाइफ चाहती भी कि देख लो खाना तो मैं बना दूंगी, वैसे मैं बनाया नहीं करती, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे सब्जी काटने में, राजकुमारी हूँ मैं तो, लेकिन खाना बनाने के बाद अगर मूवी दिखाने नहीं लेके गए तो सीधा जेल करवा दूंगी या कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगी। अगर ऐसी इंटेंशन इनकी होती भी तो भी लोग की नज़रों में थोड़ी ना लीगली एनफोर्सेबल है ये। तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्लस एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ। अगर ये तीनों चीज, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों चीज एक साथ एग्जिस्ट करती है, तभी ऐसे प्रोमिस को हम क्या बोलते हैं, अ प्रोमिस विच इज एक्चुअली एन एग्रीमेंट, जहाँ एक्चुअल में क्या है, सौदा, अ प्रोमिस विच इज एक्चुअली एन एग्रीमेंट एंड लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है। अब यहाँ एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, कहता है 2E में एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान दीजिए। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा ए ने बी को प्रोमिस किया, क्या, पैसे दूंगा, पैसे, कैश, बदले में बी ने ए को प्रोमिस किया क्या, एसी। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, इंडिविजुअल प्रोमिस भी और ये सेट भी क्या है, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर, वेयर प्रोमिस ऑफ वन पर्सन इज फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर द प्रोमिस ऑफ अनदर पर्सन। तो क्या बन गया, सौदा। सच प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। तो दो एलिमेंट आ गए यहाँ पर, प्रोमिस प्लस। इसका मतलब अगर किसी प्रोमिस में कंसीडरेशन नहीं है, जैसे मैंने मदर से जो प्रोमिस किया था उसमें कोई कंसीडरेशन नहीं था, तो क्या वो एग्रीमेंट है, द आंसर इज नो। अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, द आंसर इज नो। राइट। तो जी प्रोमिस क्या है, प्रोमिस बता दीजिए हमें। प्रोमिस को भी डिफाइन किया गया सेक्शन 2B के अंदर। जो सेक्शन चल रहे हैं किसके चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। राइट। व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, ध्यान दीजिए, जब किसी को प्रपोजल दिया जाता है वो इंसान सिग्निफाइज हिज असेंट। मैंने मदर को कहा था ना कि मैं आपको छोड़ के आऊँगा, अब मदर ने अगर मेरी बात नहीं मानी और मदर ने कहा कि भैया उठता तो है नहीं तू सुबह जल्दी, छोड़ के कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी कंसेंट तो नहीं दी ना। अगर कंसेंट नहीं दी तो कोई प्रॉमिस नहीं हुआ।
लेकिन अगर उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी, सिग्निफाइज हिज असेंट, अगर उन्होंने अपनी असेंट दे दी, कंसेंट दे दी, तो प्रपोजल क्या मान के चला जाएगा, इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, दो जनों के बीच में प्रॉमिस। तो इसका मतलब देयर शैल बी अ प्रपोजल, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में ऑफर कह सकते हैं, एंड सच प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड। तो प्रॉमिस क्या हुआ, ऑफर प्लस। अगर इन्हीं चीज़ों को मैं उल्टा रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो भैया कोई किसी को ऑफर देगा और जिसे ऑफर मिला है वो एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉमिस बन जाएगा। अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी होगी तो एग्रीमेंट बन जाएगा। अगर एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर किया जाएगा। और पार्टीज के पास, इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज के पास लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे। आई बात समझ में? आप कितने इयर्स की हो, 17, बिलो 18, आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो अगर मैं आपके पैसे लेके खा भी जाऊं तो क्या आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो? द आंसर इज नो। और आप अगर कोचिंग लेके पैसे ना भी दो तब भी क्या मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। समझे? बट ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आई कैन नॉट इन्फ्रिंज द राइट ऑफ माइनर। माइनर तो किसी का भी राइट मार सकता है, माइनर का राइट कोई नहीं मार सकता। आगे बात समझ में? मैं आपका राइट नहीं मार सकता, आप मेरा राइट मार सकते हो। आ जाइए, कानून इतना बेवकूफ़ नहीं है जो माइनर को इस तरह अनप्रोटेक्टेड छोड़ देगा। हाँ जी, तो क्या करेक्टरिस्टिक हो गई? कहता है एग्रीमेंट, एग्री कर रहे हो एक दूसरे के साथ। एग्री कब करते हैं हम? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्री कब करते हैं किसी भी बात पे? दो लोग एग्री कब करते हैं? जब दो लोग सेम टाइम पर, सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम सेंस में एग्री करें, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज परफेक्ट नहीं है तो आप एग्री कर ही नहीं रहे। और एग्रीमेंट तो तब होगा ना जब दो लोग होंगे, एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन पहला एसेंशियल, और दूसरा एसेंशियल क्या है? कंसेंसस एडिदम। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंसस एडिदम। क्या ये चीज याद रहेगा कि अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू। आप रेजोल्यूशन तो ले सकते हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जी हमने, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया? इस साल पतले होकर दिखाएंगे। लेकिन आप अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते, आप अपने आप के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर मान के चलो आप अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर सकते होते और न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन लिया था वो पूरा नहीं होता, तो फिर कानून आपको उठा के जेल में डाल देती है, आपने अपने साथ धोखा किया है ना, या आपके ऊपर फाइन लगा देती है। आज के बाद अगले 1 साल तक आपको 2 रोटी से ज़्यादा नहीं मिलेगी। समझ रहे बात? तो आप अपने साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, हाँ रेजोल्यूशन ले सकते। और रेजोल्यूशन लेना इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर एट सेम टाइम इन सेम सेंस। अच्छा, मान के चलते हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर का सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान के चलते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में, आप मेरे पड़ोसी हो, आपने न्यूज़पेपर में देखा
कि जैन साहब ने तो अपनी कार बेचने के लिए निकाल रखी है, ठीक है। अब मेरे पास एक ही कंपनी की एक ही मॉडल दो अलग अलग कारें थी, लेकिन एक 3 साल पुरानी थी और एक नई थी, ठीक है। नई का मतलब 1 साल पुरानी और एक 3-4 साल पुरानी थी, या मैं कहता हूँ एक 20-15 साल पुरानी थी, खटारा बिल्कुल, और एक 3-4 साल पुरानी थी, ठीक है। सेम कलर, सेम कंपनी, सेम मॉडल, सब कुछ सेम, बस एज का फर्क था। अब आपने देखा कि जैन साहब ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए निकाल रखी है, कितने में? 3.5 लाख रुपए में। उस गाड़ी की न्यू की वैल्यू कितनी थी? 8 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए में बेचने के लिए निकाल रखी है, पेट्रोल की गाड़ी थी। अब आपको पता है यार, एक गाड़ी तो इनकी 15 साल पुरानी हो चुकी, और दिल्ली में पेट्रोल की गाड़ी 15 साल से आज चल ही नहीं सकती, तो वो गाड़ी तो बेचेंगे नहीं, वो भी 3.5 लाख में तो बेच नहीं से रहे, वो तो 25-30 हज़ार रुपये में स्क्रैप में जाएगी। तो आपने क्या सोचा कि मैं कौन सी गाड़ी ऑफर कर रहा हूँ? नई वाली। जबकि मैं दी अनुराग जैन, जो ये मान के चलता है कि भैया उसका तो गंद भी बहुत महंगा है, जो गाड़ी ऑलरेडी बेकार हो चुकी है, कबाड़ हो चुकी है, क्योंकि वो दी अनुराग जैन की है, तो इसलिए वो 3.5 लाख की बिकने लायक है। मैंने ये सोच के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाली थी कि मैं कौन सी गाड़ी ऑफर कर रहा हूँ? पुरानी वाली। आप मेरे घर आते हो, दोनों बैठते हैं, चाय पानी लेते हैं, आपने कहा जैन साहब गाड़ी निकाली है आपने, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, हमें तो बताया भी नहीं। तो मैंने कहा कि भैया पता नहीं था आप खरीदना चाहते हो गाड़ी। आपने कहा क्या बात कर दी आपने, लो पकड़ो 3.5 लाख रुपये, लाओ दो चाबी दो। मैंने आपको पुरानी गाड़ी की चाबी दे दी। तो क्या यहाँ हमारे पास हमारा एग्रीमेंट हो गया? ऑफर होगी। अब सारे एसेंशियल्स मैच करना सीखना। ऑफर हुई, मैंने जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया दैट इज नॉट ऑफर, ध्यान दीजिए। मैंने जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट ऑफर। आई एम इनवाइटिंग कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए, वो ऑफर नहीं है। ऑफर आपने मुझे दी है कि आप 3.5 लाख में गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अरे बात समझ में? दुकान पे जो सामान लगे होते हैं, सामान पर जो प्राइस टैग लगे होते हैं, वो ऑफर नहीं होता दुकानदार की तरफ से, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। वो कहता है कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट ऑन दिस प्राइस, आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए कि आप कितने परचेज करना चाहते हैं, तभी तो आप नेगोशिएट करते हैं उसके साथ। बात समझ रहे हैं? तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। क्या ये बात दोबारा बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो जी मैंने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट दी थी वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, जिसे पढ़कर आप मुझे ऑफर देने वास्ते आए, आपने मुझे ऑफर दी कि लो जी पैसे पकड़ो, गाड़ी मेरी हुई, मैंने आपके पैसे पकड़ लिए तो मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। क्या कंसीडरेशन है? आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, तो प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी हो गया। और क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल वैल्यूज अटैच्ड है, तो क्या ये एग्रीमेंट फ्रेंडली है या कमर्शियल है? कमर्शियल है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब जी आप चाबी लेके नीचे गए, आप नई गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाँ क्या, ये वाली नहीं भाई, वो वाली पुरानी गाड़ी की चाबी, पुरानी गाड़ी ऑफर में मैंने निकाल रखी थी। तो आपने कहा दिमाग खराब हो गया जैन साहब, पुरानी गाड़ी ये 25,000 रुपये में कोई कबाड़े में ना उठाए, इसे आप 3.5 लाख में बेचने की कैसे सोच सकते हो? तो बात जब कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने क्या कहा कि तुम्हारे बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में कभी कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। एग्रीमेंट कब होता है? जब कंसेंसस एडिदम होता है, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर एट सेम टाइम इन सेम सेंस।
सेम सब्जेक्ट मैटर पे तो आपका दिमाग मैच ही नहीं किया। ये किसी और गाड़ी के बारे में सोच रहे थे, आप किसी और गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का, एग्रीमेंट कोई नहीं, राइट। इसी तरह सेम टाइम पर होना चाहिए। इसका भी एग्जांपल देता हूँ भैया। बाहर से सब्जी बेचने वाले की आवाज़ आई, टमाटर ले लो। आपने उससे पूछा भैया टमाटर क्या भाव, उसने कहा 100 रुपये, आज तो महंगे चल रहे हैं ना। उसने कहा 100 रुपये। आपने कहा पागल हो गया, 100 रुपये, 70 रुपये तो सारे दे रहे हैं। उसने कहा मेम साहब जो दे रहा है उससे ले लो, मैं तो 100 रुपये दूंगा। आपने कहा, कोई जवाब नहीं दिया, आपने चुप, बिल्कुल आप चुपचाप अंदर आ गए घर के अंदर और चला गया। अगले दिन दोबारा आया, अब 120 रुपये हो चुके थे टमाटर, 100 के भी। तो आपने कहा भैया टमाटर क्या भाव, उसने कहा 120 रुपये। आपने कहा कल तो तूने 100 रुपये ऑफर दिया था, चल 100 रुपये में दे दे मुझे। उसने कहा भैया 100 रुपये में नहीं, अब 120 रुपये है। आपके उसके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तुम्हें तो 100 रुपये गई थी, अब 120 रुपये क्यों मांग रहा है। बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने क्या कहा कि भैया एग्रीमेंट कहाँ का, आप कैसे कह रहे हो कि आपके बीच में और उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट तब जब आपका माइंड मैच कर रहा है सेम टाइम पर। जिस टाइम पर उसने 100 की ऑफर दी उस टाइम पे तो आपने हाँ भरी नहीं, अब वो 120 की दे रहा है, तो भैया पुरानी वाली ऑफर थोड़ी ना वैलिड है। तो मैचिंग ऑफ माइंड ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर एट सेम टाइम इन सेम सेंस। अब गाड़ी की बात कर लो जो हमने एग्जांपल लिया है, तो क्या वो सेम सेंस में मैच कर रहा था, द आंसर इज नो, राइट। तो कंसेंसस एरिदम होगा प्लस प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होगा, तभी जाके क्या बनेगा, एग्रीमेंट। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीमेंट। आ जाइए, अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने कहा लीगल एनफोर्सेबिलिटी के दो वैलिड कंटेंट थे, एलिमेंट थे। पहला आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, लीगली एनफोर्सेबल हो, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो मैं बोलूँगा ही नहीं, जब तक लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तब तक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। तो जी पहली तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि चीज़ें लीगली एनफोर्सेबल हो। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास एक केस लॉ है, दो दोस्त थे और लंगोटिया यार पक्के। एक मार्केट में ट्रेडिंग करता था टेक्सटाइल की, और दूसरा टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर था, मतलब फैक्ट्री थी, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग कर रहा था, जो सिर्फ सेल परचेज करता था, बनाता नहीं था, उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। तो दूसरे दोस्त ने कहा जो बनाता था, मैन्युफैक्चर करता था, कि तू क्यों घबरा रहा है, तू ऑर्डर ले ले एडवांस, और मैं तुझे बना के दे दूँगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, कमर्शियल एक्टिविटी है, आपस में कंसिडरेशन भी है, पैसे देगा, सामान लेगा, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो जी लॉयर्स ने क्या किया, जो दोनों के लॉयर्स थे, क्योंकि बड़ा एग्रीमेंट था, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लॉयर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये फ्रेंड्स तो है आपस में, उन्होंने एक लाइन डाल दी कॉन्ट्रैक्ट में, none of the parties intend to create any kind of legal rights or obligations। क्या लाइन डाल दी, none of the parties intend to create any kind of legal rights or obligations। दोनों में से किसी पार्टी की इंटेंशन ही नहीं है लीगल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। फिर जी हुआ क्या, फ्यूचर में जाकर जो मैन्युफैक्चरर था वो ऑर्डर देने से मना कर गया अपने फ्रेंड को। क्यों, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था, उसने देखा अगर मैं ऑर्डर पूरा करूँगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो उसने ऑर्डर देने से मना कर दिया। अब जो ट्रेडर था वो कोर्ट में गया अपने फ्रेंड के अगेंस्ट। कोर्ट ने कहा भाई हम क्या करें। ट्रेडर बोला क्या मतलब, ये तो प्योर कॉन्ट्रैक्ट है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप खुद हमें एक्सक्लूड कर रहे हो, अगर आप खुद कोर्ट की पावर को एक्सक्लूड कर रहे हो,
आप खुद कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो कि पार्टीज आर नॉट इंटेंडिंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो हम कैसे फिर आपके लीगल राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं? तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअल में एज पर लॉ भी लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस एनफोर्सेबल होने चाहिए। खाली आपके सोचने से काम नहीं चलता ना, एज पर लॉ भी एनफोर्सेबल होने, और लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस तब एनफोर्सेबल होंगे एज पर लॉ जब जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता रखे हैं कहाँ सेक्शन 10 में, आप वो फुलफिल करें। तो आपको याद हो तो मैंने कहा था सेक्शन 10 एक ऐसा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इंसान को मरते दम तक भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 10 हमें बताता है विच कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली लीगली एनफोर्सेबल। अगर आपने सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल नहीं करे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्या कंसीडर किया जाएगा? एग्रीमेंट। सिर्फ क्या कंसीडर किया जाएगा? एग्रीमेंट। ठीक है, तो जी ध्यान दीजिएगा, इन डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट्स it is presumed that intention to create legal obligation does not exist। presume किया जाता है। agreement is the genus of which contract is the species। agreement is the genus, genes agreement, जैसे humanity is the genus of which man is a species, woman is another species। ठीक है, agreement is the genus of which contract is the species। means every contract is an agreement, but every agreement is not a, only those agreements are contracts which are legally enforceable। क्या ये बात क्लियर है? तो जी सेक्शन 10 की क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जी, वो बता दीजिए। तो क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? सबसे पहली चीज कहता है जो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं they are competent to enter into the contract, they are competent to enter into the contract, plus they are entering into the contract with their free will, means free consent of the parties। कौन सी parties? those who are competent to enter into the contract। दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैम एडल्ट है, मेजर है, साउंड माइंड भी मुझे लग रहा है, ठीक है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी है, तो इसका मतलब शी इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही नहीं चाहती तो क्या फ्री कंसेंट है? द आंसर इज नो। अगर कोई जबरदस्ती इनसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाए बंदूक पे, सर पे बंदूक रख के, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? द आंसर इज नो। ठीक है, तो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज लॉफुल कंसिडरेशन। हमने कहा विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वहाँ कुछ एक्सेप्शंस है, बाद में पढ़ेंगे। दे आर सर्टेन लाइक इन केस ऑफ गिफ्ट, इन केस ऑफ गिफ्ट एक्सेप्शंस है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल क्या है कि देयर शैल बी लॉफुल कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं। मैं आपको सुपारी दे रहा हूँ 5 लाख की, जिसके बदले में आप किसी का खून करेंगे मेरे कहने पर, तो कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से है, मैं पैसे दे रहा हूँ और आप खून करेंगे, लेकिन ये कंसिडरेशन कौन सी है? अनलॉफुल, इल्लीगल। तो क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो। अगर हुआ भी हो, एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? सौदा हुआ है, बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। अगर हम कोर्ट में जाएंगे कि मैंने इसे पैसे दिए थे, बदले में इसने खून नहीं किया, तो कोर्ट कहेगी पहले तू ही आ जा बेटा, उसको तो बाद में देखूंगी। ठीक है, विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड।
सर ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए। वॉइड का मतलब बताया था ना मैंने आपको, क्या था? कल डिफरेंस दिखाया था ना वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल में। कहता है वॉइड का मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑल्दो नॉट इलीगल, चाहे वो इलीगल नहीं है बट नॉट हैविंग एनी लीगल, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माइनर एंड मेजर। एक्चुअल में ना एग्जांपल गलत है। माइनर और मेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तक तो कभी नौबत पहुंचती ही नहीं, वो तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट तो तब वॉइड होगा जब एग्रीमेंट वैलिड है लेकिन कंसीडरेशन इलीगल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है? अगर पार्टीज ही कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, अगर यहीं पर दिक्कत है, यहाँ पर ही दिक्कत है, तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो, और अगर यहाँ पर दिक्कत है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। आई बात समझ में? और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो सब कुछ वैलिड है। तो जब कुल मिलाकर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बनते हैं हमारे पास? सबसे पहले तो कहता है जी वैलिड ऑफर और प्रपोजल होना चाहिए, फिर वैलिड एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, फिर जी इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज की टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज शैल बी लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए बिटवीन द पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए विच शैल नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल नहीं होने चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए, राइट, मीनिंगफुल टर्म्स होनी चाहिए, शैल नॉट बी वेग, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक, पॉसिबल परफॉर्मेंस होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारे वैलिड एलिमेंट्स हैं तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सिक्योर है। आई बात समझ में? पहले यहाँ तक देखिए, कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम थियोरेटिकल एग्ज़ाम है जहाँ पर आप लिखना तो पड़ेगा, लेकिन चार्ट भी बनाना चाहो तो साथ में एडिशनली बना सकते हो, खाली चार्ट बनाकर काम नहीं चलेगा। और ये बात समझ में? क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सब बताऊंगा। अभी तक जितने क्वेश्चन आंसर्स पूछ रखे हैं उन सबके आंसर्स भी दूंगा। और सबसे पहले बेस क्लियर करो, बिल्कुल इतना क्लियर करना है इसको हद नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ से केस लॉज पूछे जाएंगे। दिक्कत क्या होगी कि ये समझ में नहीं आएगा कि केस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है या केस लॉ हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है किस एक्ट का केस लॉ। इसलिए चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए और हर केस लॉ जो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में होना चाहिए। अगर ये केस लॉ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिमाग में रहना चाहिए।
चलिए जी, आ जाइए। पहले एक बार आपकी बुक देखते हैं, आपकी बुक में क्या दे रखा है, फिर नोट से देखेंगे चीज़ों को। हाँ जी, सबसे पहले इन्होंने मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। प्रियम्बल ने क्या कहा एक्ट के, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड कोडिफाइड एक्ट था। इससे पहले कोई कॉमन लॉ था ही नहीं जो को हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल। ठीक है, द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। कहता है ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है इस एक्ट के अलावा और किसी और एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो सकते। एग्जॉस्टिव नहीं है एक्ट, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल बता रहा है कि ये प्रोविजंस तो होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड है, तो सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस इंक्लूड कर लो। पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो पार्टनरशिप के प्रोविजंस इंक्लूड कर लो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो टोपा के प्रोविजंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स के प्रोविजंस इंक्लूड कर लो। बेस बता रहा है, बेस कि भैया दो माइनर लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। बेस बता रहा है, ठीक है। तो भैया ध्यान से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट, इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। कहता है डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया ना, पार्टनरशिप के लिए हमारे पास आज की डेट में एक अलग से एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है। राइट, ये तो बेस बता रहा है, फंडामेंटल प्रोविजंस बता रहा है। ठीक है जी, कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, जनरल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एट प्रेजेंट एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। आज की डेट में सिर्फ कौन से 2 पार्ट्स एप्लीकेबल है, बाकी जो 2 पार्ट्स है वो क्या हो चुके हैं, रिपील हो चुके हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन से 2 पार्ट्स हैं। एक तो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, और दूसरा सेक्शन 124 से लेकर 138। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी कॉन्ट्रैक्ट की। क्या डेफिनेशन है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2 क्लोज एच। क्या वर्ड यूज करोगे, सेक्शन 2 क्लोज, सब सेक्शन नहीं, क्लोज एच। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ के सुना चुका हूँ। ठीक, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हम ये एग्रीमेंट का मतलब देख चुके हैं, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी देखो, ध्यान दीजिए यहाँ पर देख चुके हैं हम। सेक्शन 2 क्लोज ई में एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जी प्रोमिस क्या होता है, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 2B के अंदर। व्हेन अ पर्सन टू हुम the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, और proposal when accepted becomes the promise। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन और कंसेंसस एड इदम। क्या हम दोनों चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। कंसेंसस एड इदम क्या था, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस।
अब इन्होंने कहा जी देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो लीगल राइट्स भी होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस भी होती है। आपने मुझे पैसे देने हैं, मैंने आपको एसी देने हैं, आपने मुझे पैसे देने हैं, ये आपका ऑब्लिगेशन, मैंने आपको एसी देना है, ये मेरा ऑब्लिगेशन। बड़ी सिंपल सी बात है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को इन्होंने ना यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की हुई है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। इन्होंने कहा वेयर द पार्टीज हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट they have created rights and obligations between themselves. The contractual rights and obligations are correlative. भाई जहाँ राइट्स है वहाँ ऑब्लिगेशंस है, जहाँ ऑब्लिगेशंस है वहाँ राइट्स है। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया आपका कि मान के चलो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ए एग्रीज विद बी टू सेल हिज कार फॉर ₹10,000। ठीक है, ए अपनी कार बी को कितने में बेचेगा? 10,000 में। अब ध्यान दीजिएगा, ए की ऑब्लिगेशन क्या है? टू डिलीवर कार। ठीक है, ए के राइट्स क्या है? टू रिसीव ₹10,000। इसी तरह बी की ऑब्लिगेशंस क्या है? टू गिव ₹10,000 टू ए। और बी के राइट्स क्या है? टू रिसीव कार। तो कोएग्जिस्ट तो कर रहा है, जहां राइट है वहां ऑब्लिगेशन भी है, जहां ऑब्लिगेशन है वहां राइट भी है। इतनी सी बात बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है, फिर जी हमें कहा गया कि देखिए हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी अगर आपको ध्यान हो। हमने कहा कि भैया देखिए वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है। अगर पार्टीज की इंटेंशन ही नहीं है लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की, प्लस लीगली राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट ही नहीं हो रहे, सेक्शन 10 में कवर ही नहीं हो रही चीज़ें, तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। राइट। तो जी इन्होंने कहा एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स है हमारे पास, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है हमारे पास। ठीक, इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 consequences follow from the above discussion. पहला, to constitute a contract the parties must intend to create legal relationship. The law of contract is the law of those agreements which create obligations and those obligations which have their source in। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये लाइन एज इट इज देखे कभी कभी लिख देते हैं कमेंट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, विच क्रिएट ऑब्लिगेशंस। पहली बात तो ये, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ऑब्लिगेशंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है तभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बनता है। कहता है और वो ऑब्लिगेशंस जो एक्चुअल में कहाँ से, जिनका सोर्स है, कहता है जिनका सोर्स एग्रीमेंट से। ध्यान ध्यान दीजिएगा, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? आप मुझे कार देंगे, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन मेरी जगह पैसे नीतू देगी। आप मुझे कार देंगे, आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो हमारे एग्रीमेंट से निकल के आ रहा है। मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन लेने किससे? आपको नीतू से। जो मेरी ऑब्लिगेशन है क्या वो एग्रीमेंट से निकल के आ रहा है? द आंसर इज नो, एग्रीमेंट से निकल के
नहीं तो किस नाम की बाइंडिंग होगी भाई? नहीं तो क्यों बाइंडिंग है इसके अंदर? उसको क्या मिला? तो कहता है ओब्लिगेशन भी ऐसी होनी चाहिए विच हैव सोर्स इन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीसीज। सिंपल कि भाई ओनली दोज एग्रीमेंट्स which are legally enforceable plus which where the uh, there is intention of parties to create legal obligation plus which are legally enforceable in the eyes of law shall be considered as contract। ठीक है, और इसका भी यही बात है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट। आ जाओ, आंसर सारे लिखने सिखा दो, टेंशन ना लो, अभी पहले चीज़ें समझ लो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये मैं आपको पूरा डीपली सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, अब ये सीधा लेके आए हैं आपको यहाँ पर। इन्होंने बीच में एक टॉपिक डाल दिया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, और दो टॉपिक मुझे बाद में समझाना था, आप खुद देख सकते हो सेक्शन 31 पे चले गए सीधा ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने डाल दिया तो मैं एक बार बता देता हूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंटिंजेंट, कंटीजेंसी मतलब कुछ भी ऐसा जिसका होना ना होना डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, मतलब एन अनसर्टेन इवेंट which depends upon happening or non-happening of certain future event। सिंपल सी बात, दैट इज कंटीजेंसी। सर एग्जांपल दो, शिप वापिस आएगा तो मैं आपका लोट आपको दूंगा, अगर शिप रास्ते में डूब गया तो आपका लोट आपको नहीं दूंगा। अब ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। शिप आना अनसर्टेन है, डूब भी सकता है, आ भी सकता है। आ गया तो मैं अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करूंगा, नहीं आया तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ठीक है, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral, जो उससे जुड़ी हुई कोई इवेंट है, to such contract does or does not happen। For example, A contracts to sell B 10 bales of cotton for rupees 20,000 if the ship by which they are coming returns safely। अगर शिप आ गया तो उसके अंदर ही तो भैया कॉटन आ रही है, तो मैं 10 बेल्स आपको दे दूँगा 20,000 रुपये में, लेकिन अगर शिप ही नहीं आया फिर कहाँ से दूंगा? तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होता है? कंटिंजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंश्योरेंस तो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यहाँ पर ये जरूरी है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। क्या मैं वर्ड्स को दोबारा रिपीट करूँ? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, इसी तरह इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी होता है। अब गारंटी भी तो यही होता है, आप मान के चलो बैंक में मैं लोन के लिए जाता हूँ और बैंक वाले कहते हैं भाई किसी को लेके आओ जो आपकी गारंटी लेगा, आप मेरी गारंटी ले लेते हो। आपकी लायबिलिटी कब क्रिएट होएगी? अगर फ्यूचर में मैंने डिफ़ॉल्ट किया, मैंने पैसे नहीं दिए, तब बैंक वाले आपके पास आ सकते हैं ना। अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो बैंक वाले आपके पास थोड़ी ना आ सकते हैं। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हैपनिंग या नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो जो गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये भी क्या है? कंटिंजेंट।
इसी तरह इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, वेयर वी इंडेमनीफाई समवन। अब मेरे इस बात को ध्यान से सुनना, इंडेमनिटी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलते हैं आपका बैग रेलवे स्टेशन पर गुम हो जाता है। बैग रेलवे मास्टर को मिल जाता है। रेलवे मास्टर अनाउंसमेंट करवाता है कि भैया इस कलर का बैग है, इतना लंबा चौड़ा बैग है, जिसका भी है आके ले जाइए। ठीक है। अब इनकी जगह मैं पहुंच जाता हूँ कि ये मेरा बैग है। अब रेलवे मास्टर कहता है मुझे क्या पता ये आपका बैग है, तो मैं कहता हूँ कि भैया इसके अंदर ये सामान है, वो सामान है। रेलवे मास्टर कहता है ठीक है, आप खोल के दिखा दीजिए, अगर जो सामान आपने बताया है वही है तो आप खोल दीजिए, लेकिन उस पर तो ताला लगा हुआ है, खोलने के लिए ताला तोड़ना पड़ेगा। रेलवे मास्टर कहता है ऐसे कैसे अलाउ कर दूँ मैं ताला तोड़ना है, मुझे क्या पता रियल में आपका बैग है। अगर खुला हुआ होता तो हम खोल के देख लेते, लेकिन ताला तोड़ के थोड़ा देख सकते हैं किसी और के बैग का। तो रेलवे मास्टर कहता है ये क्या करें क्या करें क्या करें। रेलवे मास्टर कहता है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दीजिए। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड जो कि ये कह रहा है कि अगर कल को मैं इस बैग का असली मालिक ना निकला और असली मालिक बैग को लेने के लिए आ गया और बैग ना पाकर असली मालिक ने रेलवे मास्टर के ऊपर कोई केस फाइल किया, जिसकी वजह से रेलवे मास्टर को कोई भी हानि हुई, कोई भी नुकसान हुआ, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा, क्योंकि बैग मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये क्या है, इंडेमनिटी। लेकिन ये भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हैपनिंग या नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन लगाना मत भूलो। अगर कोई भी चीज़ सर्टेन है तो फिर वो कंटिंजेंट नहीं है। कंटिंजेंट तभी है जब वो चीज़ अनसर्टेन है। ठीक है जी, आ जाओ। इन्होंने कुछ रूल्स दे रखे हैं रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इन रूल्स को ना बड़े ध्यान से पढ़ना समझना, थोड़े से बोरिंग लगेंगे, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो कांट हेल्प। आ जाओ, रूल्स कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 36। इनको ना बड़ी सरल और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। इसको ना टेक्निकल मत लेके जाना कि हाँ ये तो टेक्निकल है। पहले बताओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्लियर है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट जो जिनका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, चाहे हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट या नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन। ये चीज़ क्लियर है, सिंपल है। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब यहाँ पर मैं चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि कंटीजेंट का मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, हैपनिंग की। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने पर एग्जीक्यूट होगा, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तब तक एनफोर्स नहीं किया जा सकता जब तक वो इवेंट ना हो जाए। अगर मैं कह रहा हूँ ये चीज़ तभी एनफोर्स की जा सकती है जब ये इवेंट हो जाएगा, तो तब तक एनफोर्स नहीं की जा सकती जब तक वो इवेंट ना हो जाए। कैन नॉट बी एनफोर्स अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। मैं कह रहा हूँ कि भैया संजना की शादी 18 साल की जब तक नहीं होती तब तक नहीं हो सकती, वो भी हाँ भर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कहता है डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो जब तक 18 की नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी, बात खत्म। इतना सा एग्जाम्पल तो दिया है इन्होंने। नीचे एग्जाम्पल क्या लिखा है, अच्छा बाई चांस जिसकी भी हम शादी की बात कर रहे हैं फलाना ढिमकाना की, बाई चांस 18 की होती ही नहीं, पहले ही राम प्यारी हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल, वॉइड। ठीक है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बीज हाउस इफ ए सर्वाइव सी। अब मैं चाहता हूँ ये लैंग्वेज सीखो, ये लैंग्वेज सीखो। क्या मतलब हुआ, ए सर्वाइव सी, इस लाइन का मतलब बताओ।
A makes a contract to buy B's house. If A survives C, सी बच जाता है मरने if से। A survives C, अगर A C के मरने तक जिंदा रहता है, पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे तो ये, और नेगेटिव सेंस में बोलेंगे कि अगर सी मर जाता है तो उसके बाद ए बी का घर परचेज कर लेगा, और पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे तो ए सर्वाइव सी, अगर ए के मरने तक सी के मरने तक ए जिंदा रहता है तो ए बी का घर परचेज कर लेगा। क्या चीज़ क्लियर है? ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन द एज लाइफ टाइम। जब तक सी मरेगा नहीं तब तक ए को मजबूर नहीं किया जा सकता बी का हाउस परचेज करने के लिए, और बाई चांस सी से पहले ए टपक गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी। तो जी ए बी को पैसे देगा कब? जब बी सी से शादी करेगा। सी तो बेचारी टपक गई बिना शादी करे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? क्लियर है? क्या इस वाले पार्ट में किसी तरह की कोई डाउट नहीं है? चलो आगे। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर किसकी बात कर रहे थे? हैपनिंग की। अब हम नॉन हैपनिंग की बात कर रहे हैं। कहता है कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं अगर ये चीज नहीं होगी तभी आपको पैसे दूंगा। भैया हो तो सकती है ना, या तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाए होना, आप ये प्रूव कर दो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है होना तो मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं तो कभी भी हो सकती है चीज़ होने को। तो ठीक है, अगर एक्स वाई से शादी करेगा, शादी नहीं करेगा, नॉन हैपनिंग, एक्स वाई से शादी नहीं करेगा तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। भैया एक्स वैसे तो कभी भी वाई से शादी कर सकता है ना, लेकिन अगर मान के चलो शादी से पहले ही दोनों में से किसी की डेथ हो जाए तो अब इम्पॉसिबल हो गया। अब दोनों में से कोई शादी नहीं कर सकता दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों में किसी एक की डेथ हो गई, तो आप सीधा कह सकते हो ला दे भाई 1 करोड़ रुपए। अब तो ये शादी क्या हो गई? इम्पॉसिबल। यही चीज़ लिखी हुई है, कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। लेकिन उससे पहले क्या आप मेरे से मांग सकते हो 1 करोड़ रुपए? ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न। अगर ये यही तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? अगर शिप नहीं आया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जब तक शिप आता नहीं या जब तक डूब जाता नहीं, दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए ना। अगर शिप डूब गया तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर शिप नहीं डूबा, उसका अता पता नहीं मिला, अभी ये नहीं पता कि वो लापता हुआ है, डूबा है नहीं डूबा है, तब तक तो आप पैसे नहीं मांग सकते ना। अगले पे आ जाइए। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, किस चीज की बात कर रहा है? हाउ अ पर्सन विल एक्ट, कोई भी इंसान एक फ्यूचर में किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम पे कैसे एक्ट करेगा। मतलब मान के चलो मेघा है, वो कैसे रिएक्ट करेगी अगर राम मेघा को प्रपोज करता है तो शादी के लिए। ठीक है, अब आप कह रहे हो अगर मेघा ने हाँ भरी तो आपको 200 रुपये मिलेंगे, ना भरी तो आपको 300 रुपये मिलेंगे। तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये? हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट the event shall be considered become impossible
when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise that under further contingency। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने एग्जांपल लिया कि भैया अगर राम मेघा को प्रपोज करता है और मेघा कैसे रिएक्ट करती है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मेघा ने शाम से शादी कर ली तो अब वो इवेंट क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम when such person does anything which render it impossible। तो अब आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई बात रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। बस इतनी सी बात कही जा रही है। क्लियर है? आ जाओ जी। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। अगर एक साल के अंदर अंदर becomes void if the expiration of the time such event has not। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एक साल में शिप आ गया तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा, अगर एक साल में नहीं आया शिप तो बात ही खत्म होगी, फिर गाय के दूंगा 200 रुपये। ठीक है जी। Contracts contingent upon non-happening of an event within a fixed time। अगर एक साल में शिप नहीं आया तो मैं आपको पैसे दूंगा। मे बी एनफोर्स्ड बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड। भाई एक साल हो गए शिप नहीं आया, दे पैसे। एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर द टाइम फिक्स्ड एट हैज एक्सपायर्ड। ये फालतू चीज़ है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? हाँ जी। कंटिंजेंट agreements to do or not to do anything if an impossible event happens। अगर चांद तारे तोड़ लाऊंगा तो क्या मुझसे शादी करोगे? क्या कभी पॉसिबल है ये? तो क्या है? whether the impossibility of the event is known or not, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लड़की को पता था कि चांद तारे तोड़ना पॉसिबल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या क्लियर है? एग्जांपल्स पक्का? आ जाओ। अब इन्होंने कहा कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया सेकंड पार्ट में कवर्ड है, थर्ड पार्ट में। इनफैक्ट सेकंड पार्ट तो हमारा सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड था तो वो तो रिपील हो चुका, तो थर्ड पार्ट में कवर्ड है। तो कौन से है जी? इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट है, प्लेज है, जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस, मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स। एक्चुअल में ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये नहीं है। आपकी बुक में ये दे दिया है बट है तो ये भी एग्रीमेंट सी, तो इनको क्योंकि स्पेशल है इसलिए इस कैटेगरी में डाल दिया है, बट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस इतनों की बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी की बात की गई है। इसके अलावा एजेंसी की भी बात की गई है। ठीक है। आज ये एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हम पढ़ चुके हैं अच्छे से? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है जी।